अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो बता दें। एक ही स्टूडेंट अमन सादिया ने अभी ज्वाइन किया है। काइंडली अमन आप मुझे बता दें आवाज़ क्लियर है। और आपके कांटेक्ट में जितने स्टूडेंट्स हैं काइंडली उनको भी बोल दें कि इस पर्सनल आईडी पे आप लोगों ने लॉगिन करना है। मैंने ईमेल भी कर दी है वैसे तो, बट क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है और आई थिंक ऑनलाइन के अंदर वैसे भी थोड़े इश्यूज़ थे तो आईडी मैंने ईमेल कर दी है। लेट्स सी, स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने दें अभी कुछ देर में, फिर स्टार्ट करते हैं। चलेंगे, कुछ और स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, सब ने नहीं किया, फिर भी आते रहेंगे साथ साथ। एक और दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। माइक की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा मुझे ज़रा रिमाइंड करवाएं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या काम किया था, कहाँ तक बात हुई थी। एनीवन? आई वांट टू नो मुझे कहाँ से बात कंटिन्यू करनी है। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, बट आई स्टिल वांट टू नो, क्योंकि एक दो सेक्शंस के अंदर तकरीबन मिले जुले टॉपिक्स ही चल रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। सो टेल मी, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक बात हमारी ख़त्म हुई। अच्छा, हसान सलीम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्टार्ट हुई थी। आई थिंक डीएफडीज़ के ऊपर बात की थी हमने। और आज हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के एक अगला चैप्टर पढ़ना है। जिस तरह हसान कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिपीट करवा दें, तो आ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिपीट भी करवा देता हूँ कि डीएफडीज़ या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के फर्स्ट चैप्टर में हमने जो बातें की वो वो कैसी क्या थी और उसमें क्या क्या हमने स्पेशली देखा। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वहीं से फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं। राइट, आई होप के विजिबल होगी अब स्क्रीन। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने ये बातें सारी की थी कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या। लेक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर्ड था, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लास में भी समझा होगा। अगर ऑब्वियसली इशू आते हैं जिस तरह ऑनलाइन में, तो आप लोगों ने जाकर लेक्चर होपफुली देखा होगा, तो अंदाज़ा होगा कि हमने क्या क्या स्टडी किया। बट नेवरदलेस हमने बेसिकली डिस्कस ये किया था कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। एक्चुअली ये कि हम कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाने जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिज़ाइनिंग है, इनिशियल फेज़ जो है बिफोर डेवलपमेंट एक्चुअली, उससे पहले हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा इमेज क्लियर हो जाए कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं। तो उस सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करना चाह रहे हैं। हमें अंदाज़ा तो है कि हमारा प्लान क्या है, सोल्यूशन क्या है और उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे,
आवाज़ का मुझे एक और दफ़ा बता दीजिएगा सही है या नहीं। ये तो हमने अंदाज़ा लगा ही लिया है कि हम रिक्वायरमेंट को मॉडल करेंगे, बट द इशू इज़ के वो उन सारे प्लान्स को हमने एक शक्ल देनी है, एक आर्टिफैक्ट के तौर पे। कुछ डायग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक डायग्राम जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज कॉल्ड डाटा फ्लो डायग्राम, शॉर्ट फॉर DFD। एंड एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ पोजीशन। आई होप अब बेहतर होगा। ये भी कंफर्म कर दें अगर सही हो जाती है आवाज़, तो आई थिंक अब सही हो जानी चाहिए। हमने DFD की बात की। हमने कहा कि डाटा के फ़्लो को एक्चुअली ये इमेज जो है वो बताएगी। बाकी और चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के और डायग्राम्स हम आज डिस्कस करेंगे, बट हमने अब तक जो डिस्कस किए इट इंक्लूडेड डाटा फ्लो डायग्राम के जो डाटा है आपका, जिसमें ज़्यादातर एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो डाटा फ्लो डायग्राम की शक्ल कुछ इस तरह की होती है कि देयर इज़ सम इनपुट, देन देयर इज़ सम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कॉल्ड प्रोसेस, सम प्रोसेसिंग, एंड देन इट जनरेट्स एन आउटपुट। यहाँ तक हमने बात की थी, और हमने ये भी कहा था कि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक्सटर्नल एंटिटी यानी कि जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके सम वेरिएबल, सम डाटा, सम क्लास मेंबर, व्हाटएवर, सम इमेज जिसके ऊपर आपने काम करना है, वो जो है उसको हम एक्सटर्नल एंटिटी एज अ स्क्वायर या एज अ रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। then there will be process which will be shown in an oval or circle. Then it will be a data flow which is denoted by an arrow. uh, and then there is, if you are using a repository where the data is just stored, not getting processed in a way, just getting stored, so उसको हम a larger equal to sign को हम कह सकते हैं उसकी, यानी कि like a rectangle without the sides, two sides. So this is external entities को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. So this is how a data flow diagram looks like. There are two inputs, one is base, one is height, then there is this process of computing the triangle area, then the output is area. So these are arrows. This is actually, what do you call it, a process. But let's suppose that there is something, if you follow my cursor, for example there is something where the base is coming from, बेस एक्चुअली रीड कहाँ से की गई, तो दैट विल बी एन एक्सटर्नल एंटिटी. इट कैन वर्क लाइक दैट, एक अलग तरह की है. सो यहाँ पर सेंसर डाटा की स्टोरेज के लिए हमने एक रिपोजिटरी यूज़ की है, काइंड ऑफ लाइक अ रजिस्टर, कि हम उसके अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं. तो उसको डिनोट करने के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे. फिर हमने इसकी कुछ गाइडलाइंस देखी. हमने देखा कि अपने डाटा फ्लो एरोज़ को हमेशा आपने लेबल करना है. प्रोसीजरल लॉजिक को अपने रिप्रेजेंट नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ नाम लिखना है कि एक्चुअल काम क्या हो रहा है. लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम पे हमने बात की. इस तरह की हमने कुछ गाइडलाइंस देखी. इसका बेसिक मकसद यही था कि अंदाज़ा लगाना, ये बता देना कि एक्चुअली काम हम लेकर किस तरह से चलेंगे एक DFD के अंदर. तो उसके अंदर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ दिए हुए थे. सो दिस इज़ लाइक अ लेवल 0, जिसको कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD भी कहा जाता है, कि आपके जो सिस्टम है उसकी ओवरऑल वर्किंग को ये बता रहा है कि भाई यूज़र आएगा, यूज़र अपना डाटा देगा, उसको प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट कहते हैं हम. यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी वीडियो सोर्स से कोई वीडियो सिग्नल आएगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी और वो फिर आपके मॉनिटर के ऊपर वीडियो शो कर दी जाएगी. सो जस्ट एन आइडिया कि भाई लेवल 0 के ऊपर जो मेन काम है आपके, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न स्क्रीन है, उसका ये काम है. इसी तरह से थोड़ी सी और इसकी कंस्ट्रक्टिंग की गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई हैं कि आपने करना किस तरह से. एक्चुअली लेवल 0 के बाद लेवल 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा. अगर आपने किसी प्रोसेस को ओपन करना है, अगर आपने इसको देखना है कि डिजिटल वीडियो प्रोसेसर एक्चुअली काम क्या कर रहा है, मे बी इस प्रोसेस के अंदर 3 से 4 और प्रोसेसेस हों, तो हम उनको भी इलाबोरेट करना चाहेंगे. तो वो हम फिर नेक्स्ट लेवल में करेंगे, विच इज़ लेवल 1. उसका कुछ रेशो हम डिसाइड कर लेंगे कि एक प्रोसेस के अंदर अगर 15 भी हैं, 20 भी हैं, तो हम उनमें से सिर्फ 5 शो करेंगे अगले लेवल में. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर शो करेंगे, जस्ट लाइक दिस. सो ऊपर वाली अगर इमेज को देखें, दिस स्क्वायर, दिस सर्कल एंड दिस स्क्वायर, दिस इज़ योर लेवल 0 DFD, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी. दिस योर लेवल 0 DFD कि भाई कोई
एक्स इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी जो कि डाटा दे रही है ए, कुछ प्रोसेस हो रहा है और फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आ रही है बी, जो कि एक और एक्सटर्नल एंटिटी में जा रही है विच इज़ वाई। दिस इज़ योर लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। बट अगर मैं इसको लेवल 1 के ऊपर लेकर जाता हूँ तो बेसिकली क्या करना है, मुझे इस प्रोसेस को अब ओपन करके बताना है कि एक्चुअली होगा क्या इस प्रोसेस के अंदर। सो इट्स ऑलवेज़ लाइक कि एक्स से ए इनपुट आ रही है, यहाँ पर भी यही हो रहा है, और बी इनपुट जा रही है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि इस प्रोसेस को हमने अब ओपन किया है 5 मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। मे बी इस प्रोसेस 2 के अंदर और भी प्रोसेसेस हों, या प्रोसेस 4 के अंदर और भी प्रोसेसेस हों, बट द मेन आइडिया इज़ कि आपने अगर एक प्रोसेस दिया है तो नेक्स्ट लेवल के अंदर कम से कम 5-6 जो है वो उसके नेक्स्ट प्रोसेसेस बताएं कि एक्चुअली ए आया किस में था। ए प्रोसेस में तो आया था, बट एक्चुअली वो प्रोसेस 1 में आया था, फिर उससे सी और डी कैलकुलेट हुए थे जो कि प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में आए थे, फिर वहाँ से एफ़ और ई कैलकुलेट होकर प्रोसेस 4 में गए थे, फिर वहाँ से जी कैलकुलेट होकर गया था प्रोसेस 5 में, और फिर वहाँ से जो है वो बी आउटपुट आया था। तो ये सारी इनपुट जो है, ये सारा जो प्रोसेस है इट वाज शोन एज जस्ट वन प्रोसेस इन लेवल 0। फिर इसके कुछ नोट्स हैं कि हमने किस तरह से इसको डील करना है। ग्रामेटिकल पार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई सिस्टम का बता रहे हैं कि काम किस किस तरह से होगा, तो जो प्रोसेसेस हैं दैट शुड बी वर्ब्स, कि भाई स्टूडेंट कम्स एंड एनरोल्स जो है दैट विल बी व्हाट डू कॉल इट अ प्रोसेस। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन इनेबल्स, यानी कि इट इज़ नाउ प्रोसेसिंग अ फंक्शन, इट इज़ नाउ अलाउइंग द होम ऑनर टू कन्फिगर, विच मीन्स इंस्टॉलिंग द सिक्योरिटी सिस्टम व्हेन इट इज़ इंस्टॉल्ड। यानी कि जब इंस्टॉल हो जाए तो वो काम किस तरह से करेगा, कंपैटिबिलिटी किस तरह से शो करेगा, ये भी बताया जाए। इट विल मॉनिटर ऑल सेंसर्स, अगेन अ प्रोसेस कनेक्टेड टू द सिक्योरिटी सिस्टम। नाउ कनेक्टेड इज़ समथिंग जो कि आप शो कर सकते हो यूजिंग एन एरो, क्या किस चीज़ से कनेक्टेड है। एंड इंटरेक्ट्स विद अगेन एन एरो विद द होम ऑनर थ्रू द इंटरनेट, अ पीसी और अ कंट्रोल पैनल। तो इसमें देखो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ये नज़र आ रही हैं ना विदाउट अंडरलाइन, लेकिन फिर भी उनका कलर आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। सो दीज आर थिंग्स विच आर योर एक्सटर्नल एंटिटीज़। अ होल फंक्शन, home owner is a data object, an external entity. Security system is an external entity. Sensors are an external entity जो कि इनपुट देंगे या कनेक्ट होंगे या इंटरेक्ट करेंगे. इंटरनेट इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा. कंट्रोल पैनल इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी. बट जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं, दीज आर द थिंग्स which are showing the relationship, which are showing the connection, राइट. सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप एज अ प्रोसेस शो कर रहे हो या फिर एज एन एरो शो कर रहे हो कि किस तरह इंट्रैक्शन होगी. सो इसी तरह ये सारी चीज़ें उसकी बताई गई हैं कि भाई होम ऑनर फिर क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. जस्ट ग्रामेटिकल का मतलब ये है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्टिव वे में हम पार्स करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली काम होगा किस तरह से. पार्स का मतलब ये है कि थॉरोली हम विज़िट करना चाह रहे हैं कि कौन सा काम किस तरह से होगा. फिर यहाँ पर हमने बात ख़त्म की थी कि वी वर सेइंग कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन नॉन एज पी स्पेक. शॉर्ट इज़ पी स्पेक, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन. जो आपका प्रोसेस है, सर हम कह रहे थे कि कोई इनपुट आएगी, कोई प्रोसेस होगा और जो आउटपुट होगी, इस प्रोसेस के हमने ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी होंगी. ये सारे तरीक़ेकार हैं उसको डिफ़ाइन करने के. आप इन सबको सारे तरीक़ों से अगर अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी गुड. रफली मैं अगर बताऊं कि ये तरीके क्या हैं, तो नैरेटिव, नंबर 1 इज़ नैरेटिव विच मीन्स द डिस्क्रिप्शन, द ग्रामेटिकल पार्ट्स के एक्चुअली काम होगा किस तरह से, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा. देन देयर इज़ सूडो कोड, राइट. प्रोसेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम इसका सूडो कोड लिखेंगे, लाइक समथिंग लाइक व्हेन यू राइट सम कोड इन सी और सी हैश. जब आप लिखते हैं तो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना कि भाई फॉर एक लूप है और उसके अंदर ये काम हो रहा होगा, जब तक यूज़र सही पासवर्ड इंटर नहीं करता तब तक यही चीज़ें चलती रहेंगी और फिर कंडीशन आएगी. ये जो सारा का सारा तरीक़ेकार है, इसको सूडो कोड की तरह हम शो कर सकते हैं. देन देयर आर इक्वेशंस, क्या चीज़ किसके बराबर है, यानी कि अगर इस बबल को अगर मैं खोलता हूँ तो प्रोसेसेस जो कि इससे निकलेंगे, दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर हुज सम इज़ इक्वल टू दिस वन बबल, थिंग्स लाइक दैट. देन देर आर टेबल्स, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. एंड देर आर डायग्राम और चार्ट्स जो कि आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं, जिस तरह से एक DFT है. तो ये सारे वो वेज़ हैं जो कि एक ही काम को शो करते हैं. या तो आप उसका कोड लिख के बता दें कि क्या काम होगा, किस तरह से होगा, या आप उसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नरेट कर दें.
बल्कि सभी करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इक्वेशंस शो करें, टेबल्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं या चार्ट्स बनाएं। इसी तरह जैसे एक और एक डीएफडी आपके सामने आ रही है उसी सेफ़ होम सिस्टम की, कि सेफ़ होम सॉफ्टवेयर एक बनाया गया है। उसमें कंट्रोल पैनल से इनपुट आ रही है, सेंसर्स हैं, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले के अंदर आउटपुट जा रही है, अलार्म पे आउटपुट जा रही है, टेलीफोन लाइन पर आउटपुट जा रही है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि एक्चुअली इससे शो किया जाएगा। अब सेफ़ होम सॉफ्टवेयर जो है ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब प्रोसेसेस होंगे जो कि यहाँ पर रन हो रहे हैं। But obviously it is because it is a context level DFD, which means a level 0 DFD, so it will just show the outermost layer of our program working. Now this is your level 1 DFD, जिसके अंदर वही काम हो रहे हैं। देखें वही कंट्रोल पैनल और सेंसर से इनपुट जा रही है, जस्ट लाइक इन दिस स्लाइड। वही 3 आउटपुट्स आ रही हैं, विच इज़ 1 in control panel display, alarm and telephone. But now this whole thing is now expanded into 5 to 6 different processes. So actually the user control commands and data was not coming in the same form software. It was initially coming to interact with user. ये एक प्रोसेस है, फिर उसके बाद यहाँ पर जा रहा था इससे आउटपुट। दिस इज़ द होल थिंग जो कि आप जाकर स्टडी कर सकते हैं इसको। देन देर इज़ लेवल 2। फिर हमने एक और चीज़ को ओपन किया है। हमने देखा कि डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस के अंदर जो आउटपुट जा रही थी, विच इज़ हेयर, इसके अंदर जो आउटपुट जा रही थी, हमने बेसिकली इनमें से एक प्रोसेस को जो है वो ओपन किया है। कैन यू टेल मी कि कौन से प्रोसेस को हमने इस पे से ओपन किया है? आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू दिस इज़ लेवल 1 DFD। लेवल 2 के ऊपर भी मैं जाता हूँ, फिर लेवल 1 के ऊपर भी जाता हूँ, बार बार मैं ये करता हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक विच प्रोसेस इज़ नाउ जूम्ड इन। अब ये कौन सा प्रोसेस है जो कि आपको ब्लू सर्कल में नज़र आ रहा है? दिस इज़ लेवल 2, दिस इज़ लेवल 1। इसमें से कोई प्रोसेस ओपन हो के इस ब्लू सर्कल में आ गया। रॉन्ग मोहम्मद असद, कॉन्फ़िगरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। देर इज़ कॉन्फ़िगर सिस्टम, देन एक्टिवेट डीएक्टिवेट सिस्टम। इन सब में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको जब मैंने ओपन किया तो ये एक प्रोसेस बन गया मेरे पास। जब मैं सवाल पूछता हूँ आवाज़ तभी कट जाती है, उससे पहले तो बताता नहीं है कोई। डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस, वो तो वैसा का वैसा ही है ना नेक्स्ट इमेज में भी। सी डिस्प्ले मैसेजेस एंड स्टेटस तो वैसा का ऐसा ही है यहाँ पे भी। ये कुछ और ओपन हुआ है। हन्नान का जवाब सही है, अज़हरुद्दीन का भी सही है। जासिर आज़म थोड़ा सा लैग कर गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ मॉनिटर सेंसर। ये वाला जो प्रोसेस है इसको ओपन किया गया है। तो बाकी सारे भी अलग अलग लेवल्स पे ओपन हुए होंगे, बट लेवल 2 के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं कि मॉनिटर सेंसर को अगर मैं ओपन करता हूँ, जो कि सेंसर स्टेटस से इन्फॉर्मेशन इनपुट ले रहा था, तो वो सेंसर इनपुट से जब इन्फॉर्मेशन इनपुट ले रहा था तो वो उसके एक प्रोसेस में आ रही थी, विच वाज रीड सेंसर। देन ये सारा काम हो रहा था और उसके बाद एक आउटपुट अलार्म में जा रही है, एक टेलीफोन लाइन में और एक डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस में, विच इज़ हियर। एक अलार्म में, एक टेलीफोन नंबर टोन्स में, एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन में। इसी तरह इसमें एक और इनपुट भी आ रही है। इफ़ यू जस्ट कीप ट्रैक ऑफ द एरोज़, कितने एरोज़ आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। नाउ दिस एरो इज़ फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो हियर। कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन से भी इसके पास इनपुट आ रही है, बट टू अनदर सब प्रोसेस ऑफ मॉनिटर सेंसर्स, राइट। सो एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा था, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स कैन go into the further phases of our course, that when you are driving, when you are describing a DFD, a data flow diagram, so उसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है जिस तरह हम शो कर रहे हैं उसी तरह हम शो करें। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू शो इट लाइक दैट,
बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी. इफ़ योर प्रॉब्लम परसिस्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह की है, तो यू कैन ऑल्सो शो दिस लाइक दिस. सो इट्स जस्ट द सेम थिंग कि भाई ये चीज़ है, इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये दो प्रोसेसेस हैं, इसके बाद ये एक प्रोसेस है, इसके बाद ये दो प्रोसेसेस हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि भाई दिस इज़ योर रूट कॉज, दिस इज़ योर रूट प्रोसेस, और इसके 3 चिल्ड्रन हैं कि भाई ये 3 काम इससे निकल रहे हैं, और फिर इसके अंदर ये 2 काम हो रहे हैं, इसके अंदर ये 2 काम हो रहे हैं. इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस. बट इन समथिंग, आगे चलकर हम इसको देखेंगे, इन समथिंग ऑफ अ प्रॉब्लम एंड समथिंग ऑफ डिज़ाइनिंग, अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हो, तो इट इज़ योर बेसिकली एनालिसिस मॉडल. यू आर जस्ट शोइंग योर एनालिसिस के क्या काम किस तरह से होगा. इट इज़ योर डिज़ाइन मॉडल. ये चीज़ ऐसी है जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट की जा सकती है कोडिंग के अंदर, विच यू ऑल नो, या आप लोग अब पढ़ रहे होंगे, या आप लोगों को पढ़ लेना था, या आप लोग आगे जाकर पढ़ लेंगे कि जब भी आप डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जाओगे, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए जाओगे, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी, दैट इज़ दिस इमेज ट्री. इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है. हम जब भी इस शक्ल को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब भी कोडिंग करना चाहते हैं हम इस शक्ल के ऊपर, इस ग्राफ को, तो बेसिकली हम उसको भी इसमें ट्रांसफॉर्म करके काम करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन मॉडल अगर इसमें बन जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी क्लियर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू रादर देन दिस इमेज. अभी आपको सिर्फ यही लग रहा होगा कि सिर्फ इमेज की शो करने का फ़र्क है, बट इट इज़ मच मोर देन दैट. सो इट्स जस्ट अ लुक अहेड. इसके ऊपर भी बात चलेंगी अगले कोर्सेज़ में भी कुछ में, और उसके अलावा भी काफ़ी जगहों पे. सो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कस नहीं की थी, जो अब हो गई हैं. आज हमने एक नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलना है, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडलिंग नोन एज स्टेट डायग्राम्स. अभी हमने जो स्टडी किया दैट वाज DFT. हमने DFT के ऊपर भी बात की है, लेकिन है वो भी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग ऑब्वियसली. बट अब जो हो रहा है वो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का एक अगला फेज़, दैट इज़ स्टेट डायग्राम्स. नाउ दीज आर सम ऑफ द डायग्राम्स जो कि अगेन हमें हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू बेटर आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम्स एंड आवर सिनेरियोज़, कि हमारी डिज़ाइनिंग किस तरह से काम करेगी, हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे. अगेन दिस इज़ अ फेज़ ऑफ प्लानिंग एंड एनालिसिस. So let's see what an state diagram looks like and what does it show. अच्छा, इससे पिछली स्लाइड में हमने जो बात की दैट वाज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन. अगर हम पिछले डायग्राम में देख रहे थे तो देयर वाज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने कहा कि आप इंग्लिश में लिखें भी, ग्रामेटिकल पार्ट्स भी लिखें, सूडो कोड भी लिखें, कि आपका प्रोग्राम ने किस तरह से प्रोसेस को प्रोसेसिंग करनी है. अच्छा स्टूडेंट्स, वी आर ऑन आवर पर्सनल आईडी, जूम की पर्सनल आईडी पर हैं हम. यूनिवर्सिटी की अलॉट करता नहीं है, इस वजह से देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 40 मिनट्स. उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे 40 मिनट्स के बाद. आप लोगों के पास भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड. सो अब हम जिस जगह जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. और कंट्रोल स्पेसिफिकेशन इसके अंदर स्टेट डायग्राम्स आती हैं, इसके अंदर स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स आते हैं, इसके अंदर डिसीजन टेबल्स आते हैं, इसके अंदर एक्टिवेशन टेबल्स आते हैं. ये 4 तरह के टेबल्स हैं. वन इज़ अ डायग्राम which can also be represented as a table. These are some of the images जिसके अंदर अब आपको ग्रामेटिकल पार्ट्स नज़र नहीं आ रही, जिसके अंदर आपको सूडो कोड नज़र नहीं आ रहा. दिस इज़ a very thorough image of a very thorough figure जो कि आपको बताती है कि प्रोग्राम ने किस किस तरह से काम करना है ऑन अ वेरी डीपर लेवल. DFT के अंदर वो काम इस तरह से अप्लाई नहीं हो पा रहा था जिस तरह से अब हम स्टेट डायग्राम्स के अंदर करेंगे. सो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन की बहुत सारे तरीके कार हैं. आप स्टेट डायग्राम बना दें, आप ट्रांजिशन टेबल्स बना दें, आप डिसीजन टेबल्स बना दें. इन सबको तो हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से स्टेट डायग्राम्स को अगर हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड बिहेवियरल मॉडलिंग. इट शोज़ how your system is going to work, not what your system is going to work. like in DFT के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बताते थे कि सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस हम बताते थे कि क्या किया जाएगा.
उसके अंदर हम स्पेसिफिकली ये कहते थे कि आपने कोई प्रोसीजरल फंक्शंस को शो नहीं करना, यानी कि आपने ये नहीं बताना कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा और फिर ये होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दोबारा इनपुट ली जाएगी। ये चीज़ हम नहीं बताते थे, हम सिर्फ ये बताते थे कि देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बता देंगे कि इनरोलमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। देयर इज़ वन प्रोसेस ऑफ लॉग इन, देयर इज़ वन प्रोसेस ऑफ सेमेस्टर एंटर, देयर इज़ वन प्रोसेस ऑफ डाटा एंट्री, देयर इज़ वन प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट। इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं प्रोसेसेस, बट हम ये नहीं बताते थे कि एनरोलमेंट के अंदर एक्चुअली काम किस तरह से होगा। बट स्टेट डायग्राम या बिहेवियरल मॉडलिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं एक्चुअली कि एक्चुअली आपका काम होगा किस तरह से। सो लेट्स रीड इट आउट। द बिहेवियरल मॉडल इंडिकेट्स हाउ सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल इवेंट और स्टिमुलाई। एक्चुअली आपको ये बताता है सॉफ्टवेयर कि आप जो काम उसके ऊपर कर रहे हो उससे सॉफ्टवेयर के ऊपर एज अ होल क्या इफेक्ट पड़ रहा है। टू क्रिएट द मॉडल द एनालिस्ट मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। Evaluate all use cases to fully understand the sequence of interaction within the system. Now what does it mean by use case? Can you guys tell me? What does it mean by use case? Previous steps in actions. Ayman Sadia कह रही हैं. Anyone else? The wording and phrasing should tell you what does it actually mean. Use case or use cases. Okay, a bit better definition. How users can perform his work. How one user can perform his or her work. Just reading out, I'm not telling that this is the actual answer. Anyone else? Okay, Azharuddin is saying the person which can actually use this, the process will be called as a use case. No. Way off. Guys, excuse me a minute, मैं 5 मिनट बाद आपको ज्वाइन करता हूँ. Alright students, sorry about that. कुछ जवाब है मेरे पास, मैं उनको ज़रा रीड आउट कर दूँ. सईद मुताहिर पूछ रहे हैं सर मैं बताऊँ? बता दें भाई, मैसेज कर दें. ओके, जासिर आजम का भी जवाब थोड़ा सा करीब करीब ही है, बल्कि आई थिंक सही ही है. ही इज सेइंग दैट ऑल पॉसिबल केसेस. सो दिस इज़ व्हाट अ यूज़ केस इज़. अच्छा, यूज़ केस इज़ अ सिंगुलर, यूज़ केसेस आर द प्लूरल. सो यूज़ केसेस यही होता है कि एक्चुअली जो पर्सन है यूज़ करने वाला, वो पर्सन नहीं बल्कि वो किस किस तरह से सिस्टम को यूज़ कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ यूज़ केस. जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज अगर मैं बनाता हूँ कि भाई यूज़र आएगा, अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, एंटर कर देगा,
अब उसके क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। यूज़ केसेस ये हो सकते हैं, नंबर 1 के यूज़र आएगा और पहले जो है वो अपना आईडी लिखेगा, उसके बाद फिर पासवर्ड लिखेगा और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देगा। दूसरा यूज़ केस ये है कि यूज़र आता है और वो पहले अपना पासवर्ड लिखता है और फिर उसके बाद अपनी आईडी लिखता है, फिर लॉगिन पे क्लिक करता है। तीसरा इसका यूज़ केस ये है कि यूज़र आता है और आईडी नहीं लिखता, पासवर्ड लिखता है और लॉगिन पे क्लिक कर देता है। चौथा ये केस है कि यूज़र आता है, अपने आईडी लिखता है, पासवर्ड नहीं लिखता और लॉगिन पे क्लिक कर देता है। इसके अलावा एक और केस भी है, वो ये कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखता है लेकिन दोनों सही तरह से नहीं लिखता या कोई एक सही तरह से नहीं लिखता और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी इनपुट ना करे और फिर लॉगिन पे क्लिक करे। तो ये सारे कहलाते हैं यूज़ केसेस। हर तरह के केस में यूज़ कर रहा है सिस्टम को एक यूज़र। तो ये जितने भी यूज़ केसेस हैं इन सब को हमने करना है एवेल्यूएट। तो evaluate all use cases to fully understand the sequence of interaction within the system। सिस्टम के अंदर सीक्वेंसेस किस तरह से होंगी, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल ली ना कि पहले क्या होगा, पहले लॉगिन आईडी डालेगा यूज़र, फिर पासवर्ड डालेगा, फिर लॉगिन पे क्लिक करेगा। ये जितनी भी सीक्वेंसेस हैं इंट्रैक्शन की, इनको डॉक्यूमेंट किया जाए। दीज आर कॉल्ड यूज़ केसेस और उन सबको इवेल्युएट किया जाए। अगर कोई ऐसा यूज़ केस रह जाता है जो कि आपने पहले नहीं देखा और यूज़र उसको अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली योर सिस्टम विल मेल प्रैक्टिस, आपका सिस्टम सही से परफॉर्म नहीं करेगा। Identify events that drive the interaction sequence and understand how these events relate to specific external entities, right? सो जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से आपके यूज़ केसेस हैं और वो किस तरह से काम करेंगे, तो इट वुड बी गुड टू नो, इट वुड बी गुड इन इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑल द इवेंट्स जो कि हो सकते हैं। उससे होने के बाद क्या आईडी अगर वो पहला डालेगा तो क्या क्या इवेंट अगर हो सकते हैं, किस किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, क्या क्या मसले वसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो उन सब इंट्रैक्शन से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ एक्चुअली होने वाली है। क्रिएट अ सीक्वेंस फॉर ईच यूज़ केस। हर यूज़ केस के लिए एक सीक्वेंस बनाएं। इन दोनों चीज़ों को, दोनों वर्ड्स को, टर्म्स को थोड़ा सा अलग से समझ लें, विच यू ऑलरेडी नो। आवाज़ कट रही है, दैट शुड नॉट बी द केस। द माइक इज़ प्लेस्ड इन द करेक्ट पोजिशन। मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा और जस्ट टेल मी अगर आवाज़ में अब भी नॉइज़ या कोई इशू आता है। अगर नहीं तो मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज़ सही आ रही है। सो ये दो वर्ड्स हम कह रहे हैं कि अलग अलग इनको समझ लें कि यूज़ केस इज़ द होल केस, लाइक द होल थिंग, कि कौन कैसे आएगा, यूज़र सब चीज़ें कैसे होंगी, कहाँ कहाँ से इनपुट देगा, कहाँ कहाँ से आउटपुट आएगी और फिर क्या काम होगा, यूज़र किस तरह से परफॉर्म कर रहा है चीज़, दैट इज़ योर यूज़ केस। एंड देन देयर इज़ अ सीक्वेंस फॉर ईच यूज़ केस। हर यूज़ केस के लिए एक सीक्वेंस बनाई जाती है और वो सीक्वेंस बेसिकली ये बताती है, विच बाय वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड, कि सीक्वेंस विल शो कि एक्चुअली ये जो पूरा यूज़ केस होगा कि यूज़र आता है और गलत आईडी पासवर्ड डालकर और लॉगिन पे क्लिक कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें पहले क्या हो रहा है। इनिशियली क्या यूज़र लॉगिन पेज पर आता है, क्या यूज़र आकर कीबोर्ड से टाइप करता है या कॉपी पेस्ट करता है, क्या यूज़र आकर पहले लॉगिन पे आईडी लिखता है या पासवर्ड लिखता है। ये जो सारी सीक्वेंस है यूज़ केस वही कि यूज़र आएगा और चीज़ें इनपुट करके लॉगिन पे क्लिक कर रहा है, बट इसके अंदर भी सीक्वेंस आ रही है कि पहले वो क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है। मेरे पास मैसेज किसी का नहीं आया है, आवाज़ सही नहीं आ रही क्या किसी को भी? अगर नहीं भी आ रही है तो इट वुड बी द इशू ऑफ इंटरनेट, आई थिंक, ऑन योर साइड। otherwise the recording is open and we can share the recording later on. So जितनी बात आपको समझ में आ सकती है उतनी समझ लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी तो पूछ लें, अदरवाइज you can refer to the recording later on. So okay, so we will be creating a sequence for each use case। हर use case के लिए एक sequence बनाई जाएगी। Then we will be building a state diagram for the system. Then we will review the behavioral model to verify accuracy and consistency. Now if you look at it closely, इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इससे पिछली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस की थी, जिसको हमने कहा था कॉम्बिनेटरियल स्पेसिफिकेशन या फिर
हेयर, या फिर कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर हमने कहा था स्टेट डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन टेबल, डिसीजन टेबल और एक्टिवेशन को हमने बात नहीं की है, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास के अंदर. Then we come to the context of state representation, the first step of behavioral modeling, that is state representation. In the context of behavioral modeling, two different characterizations of states must be considered. दो different characterization होती हैं states की, जो कि हमने लाजमी consider करनी है when we are trying to represent our state of the system. The state of each class as the system performs its function, and the state of the system as observed from the outside as the system performs its function. दोनों चीज़ों का एंड जो हो रहा है वो इसी जुमले पे हो रहा है कि जब सिस्टम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो. सो एक्चुअली इशू क्या है? स्टेट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली हमको ये हमें एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करना है कि स्टेट का मतलब ये है कि हालत क्या है सिस्टम की. तो स्टेट डायग्राम या स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी हमें यही कहती है कि जब आप बिहेवियर शो करेंगे अपने सिस्टम का, तो उसके दो पहलू आपने दिखाने हैं. एक तो ये कि आपके सिस्टम की हर क्लास की क्या बिहेवियर है जब एक सर्टन एक्शन परफॉर्म हो रहा है. लाइक अगर एनरोलमेंट हो रही है किसी स्टूडेंट की, तो हर एक क्लास की क्या बिहेवियर है, क्या स्टूडेंट की क्लास पे क्या अफेक्ट पड़ता है. ऑब्वियसली स्टूडेंट की क्लास के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर कोर्स ऐड कर दिया जाएगा. कोर्स की क्लास पे क्या अफेक्ट पड़ता है, उस कोर्स में एक स्टूडेंट को एनरोल कर दिया जाएगा. टीचर की क्लास पे क्या अफेक्ट पड़ता है, सीएमएस पे क्या अफेक्ट पड़ता है, टाइम टेबल पे क्या, क्लास पे क्या अफेक्ट पड़ता है. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड रिप्रेजेंटेड कि एक्चुअली हर एक क्लास की स्टेट क्या होगी व्हेन अ सर्टेन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट पूरे सिस्टम को एज अ होल भी हम मॉनिटर करेंगे कि इस एक पर्टिकुलर प्रोसेस जब ऑपरेशन हो रहा है उस वक्त पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. नॉट ईच वन क्लास, सिंगल क्लास, बट एवरीथिंग विद इन द क्लास, विद इन योर सिस्टम. पूरा सिस्टम के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या सिस्टम जो है वो एक पूरी तरह से एक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उस पर कोई फ़र्क पड़ जाता है. बैकग्राउंड में अगर वो चीज़ हो रही है तो क्या फ्रंट लाइन पर मैं कुछ और काम कर सकता हूँ. पूरा सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है. इज़ द होल सिस्टम इंगेज्ड, इज़ द होल सिस्टम नाउ ऑपरेबल. जो भी चीज़ें हो रही हैं पूरे सिस्टम पे, दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ आवर स्टेट रिप्रेजेंटेशन. द स्टेट ऑफ क्लास टेक्स ऑन बोथ पैसिव एंड एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये बात ज़रा नोट करें, जब हम क्लास की स्टेट बता रहे होंगे तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो उस क्लास की पैसिव स्टेट हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, और एक एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. दोनों को देख लेते हैं कि एक्चुअली हैं क्या ये. A passive state is simply the current status of all of an object's attributes. ऑब्जेक्ट्स आप सबको पता है क्या होते हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास है, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं. लाइक उसके अंदर से अगर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्लास नेम क्या है, उसके अंदर क्लास आईडी क्या है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो अब पैसिव स्टेट अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एक स्टेट ऑफ योर क्लास की, अगर पैसिव स्टेट की मैं बात करता हूँ, इट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ ऑल ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स. आपके ऑब्जेक्ट के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनका क्या स्टेटस है, दैट इज़ कॉल्ड अ पैसिव स्टेट. एक्टिव स्टेट समझ लेते हैं तो होपफुली पैसिव स्टेट भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. The active state of an object indicates the current status of the object. यहाँ तक बात वही ये देखें, बट आगे देखें कि as it undergoes a continuing transformational processing. Processes अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसके क्या स्टेटस है आपकी उस पूरी क्लास का, दैट विल बी नोन एज एन एक्टिव स्टेटस ऑफ अ क्लास, एक्टिव स्टेट ऑफ अ क्लास. तो उस क्लास के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, अगर उनके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है तो दैट इज़ इन अ पैसिव स्टेट. उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट. उसके जो सिस्टम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे. बट जब वो एक्टिव स्टेट में होते हैं तब उसकी स्टेट ऑब्वियसली विल बी अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ डाटा इस तरह का होगा जो कि चेंज हो रहा होगा.
कुछ डेटा इस तरह का होगा जो कि अपडेट हो रहा होगा, कुछ डेटा इस तरह का होगा जो कि डिलीट हो रहा होगा. So that is called an active state for a data object. Then there is events. We will have to identify the events. कौन से events occur होंगे जब कोई एक particular काम हो रहा होता है. A use case is examined for points of information exchange. यूज़ केस जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो इट्स लाइक अगर इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर अगर समझना चाहें तो ये जो पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लिखा हुआ है थोड़ा सा इटैलिक के अंदर, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द यूनिट in which we will examine or tell what a use case is. जिस तरह से you measure say height in meters, कि भाई हाइट आप कैसे बता सकते हैं कि हाइट कितनी है, तो you will use a unit of measurement that is called meter. अगर आपसे पूछा जाता है कि what is the for example weight, तो you will use a unit either kilogram or whatever. इसी तरह when you tell कि how effective a use case is, what are the properties of a use case, आप उसको अगर एग्जामिन करने जाते हैं तो उसको आप शो करेंगे कि how many या how effective the points of information exchange are for those use case. कौन कौन से points of information of exchange हैं इसके, उसके ऊपर हम इसको जो है वो तोलेंगे, मेजर करेंगे. द होम ओनर, जिस तरह से एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है, द होम ओनर यूजेस द की पैड टू की इन अ 4 डिजिट पासवर्ड. क्या करेगा होम ओनर यूज़ करेगा अपनी की पैड को ताकि वो की इन कर सके 4 डिजिट का कोई पासवर्ड. ये एक बात हो गई. देन द पासवर्ड इज कंपेयर्ड विद द वैलिड पासवर्ड स्टोर्ड इन द सिस्टम. अगेन वी आर डीलिंग विद द सेम होम सिक्योरिटी सिस्टम. अब वो पासवर्ड क्या होगा, उस पासवर्ड को कंपेयर किया जाएगा विद द वैलिड पासवर्ड जो कि सिस्टम के अंदर इंस्टोर्ड था, जो कि एक ही पासवर्ड है विच विल बी अ वैलिड पासवर्ड, अदरवाइज ऑल द पासवर्ड विल नॉट बी वैलिड. इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट द कंट्रोल पैनल विल बीप. अगर पासवर्ड इनकरेक्ट होता है द कंट्रोल पैनल विल बीप once and reset itself for additional input. If the password is correct, the control panel awaits further action. अब इसके अंदर अगेन जो आपको चीज़ें अंडरलाइन में नज़र आ रही हैं, these are the main states of your system. This is basically the whole thing is a use case, but इसके अंदर जो अंडरलाइन आपको चीज़ नज़र आ रही है, these are the states, active states of your system. कि भाई होम ओनर यूजेस द कीपैड टू की इन अ 4 डिजिट पासवर्ड, ये काम हो रहा है, राइट. दिस इज़ अ यूज़ केस कि होम ओनर आता है और जो है वो 4 डिजिट का एक कोड इनपुट करता है. Then password is compared with the valid password stored in the system. Again, a process, another state, another use case, a sub use case, a sequence of some your system. This is the graphical image of this, and this is how a state diagram is shown. क्या हो रहा है इसमें? C की हिट होती है. This is the state of your system right now. जब की हिट से इनपुट आ जाती है या की हिट हो रही होती है, जब की प्रेस हो रही होती है, इनपुट जा रही होती है. सो दिस इज़ जो आपको इस स्क्वायर टाइप शक्लों में नज़र आ रही हैं चीज़ें, दीज आर द स्टेट्स ऑफ योर सिस्टम. तो इस स्टेट में सिस्टम क्या कर रहा है? इट इज़ जस्ट रीडिंग बिकॉज द यूज़र इज़ नाउ एंटरिंग द पासवर्ड 1 2 3 4 or whatever the password is. So when a key is being hit, the state of your system is that it is reading, right? Then अच्छा, this is not for the whole system obviously. This is only for the control panel class. कि भाई there is a class called control panel. इसके अलावा भी और कुछ classes होंगी. सी इसके अंदर कोई अलार्म की क्लास नहीं है, आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है. इस पूरी इमेज को अगर आप देखें तो कोई अलार्म इससे कनेक्टेड नहीं है. अलार्म की एक अलग क्लास है कि अगर गलत पासवर्ड इनपुट होता है तो उसके बाद फिर अलार्म बजेगा. अब अलार्म के अंदर भी ज़ाहिर सी बात है कुछ इनपुट्स आएंगे, कुछ आउटपुट होंगी. इसी तरह मुख्तलिफ़ क्लासेस और भी होंगी जो कि अलग अलग काम कर रही हैं. बट हम सिर्फ ऐसी क्लास की बात कर रहे हैं जो कि इनपुट लेके वैलिडेट करेगी कि क्या पासवर्ड सही है या गलत. उसको हम कहते हैं कंट्रोल पैनल क्लास. नाम रखा हुआ है हमने, इट्स नॉट लाइक कि इसको हमेशा हम यही कहेंगे. कंट्रोल पैनल, इट इज़ अ पैनल जो कि कंट्रोल करेगा आपके पूरे होम सिक्योरिटी सिस्टम को. सो व्हेन द की इज़ बीइंग हिट, it will be reading. The system will be in a state of reading. अच्छा, इस रीडिंग के बाद जो है
अच्छा, इस रीडिंग के बाद आउटपुट कहाँ चली जाएगी? पासवर्ड एंटर्ड। जब पासवर्ड एंटर्ड हो जाएगा तो अगला स्टेप क्या है? सिस्टम किस पोजीशन में आ जाएगा? इट विल बी कंपेयरिंग। सिस्टम की ये स्टेट हो जाएगी। उसके अंदर वो एक सब प्रोसेस भी कर रहा होगा। इट विल बी वैलिडेटिंग द पासवर्ड, जो चीज़ एंटर हुई है उसको वैलिडेट कर रहा होगा। बट द मेजर स्टेट ऑफ योर सिस्टम इन द कंट्रोल पैनल क्लास विल बी, इट विल बी कंपेयरिंग, कि वो कंपेयर कर रहा होगा कि एक्चुअली अब काम क्या करना है। राइट। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ एरोज निकल रहे हैं, सिर्फ एक एरो नहीं। लाइक रीडिंग के बाद हम सिर्फ यहीं पर आए थे कि भाई रीडिंग के बाद हमने कंपेयर करना है। बट नाउ देर आर 2-3 different outputs. One is going towards this, one is going toward that, one is going toward this. All of these are different type of outputs. Now when you look at these, all of these one by one, these arrows are labeled according to the situation and active status of your system. After comparing, one thing can happen that पासवर्ड अगर इनकरेक्ट होता है और साथ ही साथ एंड number of tries is less than maximum tries. For example, maximum tries is 5, right? कि भाई 5 दफ़ा गलत एंटर करेगा तो उसके बाद जो है वो कुछ भी होता है, लेकिन 5 दफ़ा आप एंटर कर सकते हैं अपना पासवर्ड। सो फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग के बाद हम ये देखते हैं कि पासवर्ड इनकरेक्ट हो जाता है और जो नंबर ऑफ़ ट्राइज हैं, यानी कि एक ही दफ़ा उसने ट्राई किया है फॉर एग्जांपल अभी, विच इज़ लेस देन 5 ऑब्वियसली। तो अगर ये सिचुएशन है तो आप दोबारा रीडिंग पर चले जाएँ, दोबारा रीड करें, पासवर्ड एंटर हो गया, कंपेयर करें। लेट सपोज दोबारा गलत हो जाता है, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट एंड नंबर ऑफ़ ट्राइज नाउ विल बी 2 लेस देन 5। अगेन रीड करें 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। बट इफ़ दिस इज़ 4, 5 एंड दिस इज़ 5, विच मीन्स पासवर्ड इनकरेक्ट है और आपके नंबर ऑफ़ ट्राइज भी पूरे हो गए हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली इस रीडिंग के ऊपर नहीं आएगा, वो कहीं और जाएगा। राइट। सो एक केस तो ये हो गया आपका कि भाई आपकी स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी लाइक दिस, कि अगर पासवर्ड इनकरेक्ट होता है और नंबर ऑफ़ ट्राइज मैक्सिमम ट्राइज से कम है तो यू विल बी रीडिंग अगेन। बट व्हाट इफ़ द नंबर ऑफ़ ट्राइज इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्राइज, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपके नंबर ऑफ़ ट्राइज मैक्सिमम देन नंबर ऑफ़ ट्राइज हो जाते हैं तो फिर हम क्या कर देंगे? सिस्टम को लॉक्ड, सिस्टम लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा कि भाई यू कैन नॉट ओपन दिस। अब वो जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी यही होता है कि आप 2-3 दफ़ा अगर गलत पासवर्ड लगाते हैं तो मोबाइल फ़ोन पर लॉक हो जाता है, उसको फिर कोई और इनपुट चाहिए होती है। इधर इट वेट्स फॉर अ मिनट, या फिर वो कुछ और कहता है कि आप ईमेल के ऊपर आपके पास OTP भेज दिया है, आप वहाँ से बताएं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो द मेन आइडिया इज़ द सिस्टम विल बी नाउ लॉक्ड. Now the other output, the other state of your system can be, after this comparing, the other state of your system can be, अगर पासवर्ड करेक्ट होता है, अगर पासवर्ड करेक्ट होता है तो फिर आप सेलेक्टिंग के ऊपर आ जाएंगे. नाउ व्हाट इज़ दिस सेलेक्टिंग? दिस सेलेक्टिंग इज़ द स्टेट ऑफ योर सिस्टम. अगेन ये अगेन आपकी स्टेट ऑफ द सिस्टम है जो कि क्या करेगी? सेलेक्ट करेगी, या तो लॉक करेगी सिस्टम को या फिर एक्टिवेट करेगी कि भाई आप जो है वो ओपन हो चुका है आपका जो डोर था या वॉटेवर. तो जब ये सेलेक्टिंग की स्टेट पर आएगा तो यहाँ से सिर्फ एक ही आउटपुट जा रही है, यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि पासवर्ड करेक्ट है. अगर पासवर्ड करेक्ट है तो देयर कैन बी ओनली वन आउटपुट विच इज़ एक्टिवेशन इज़ सक्सेसफुल. एक्टिवेशन एक दफ़ा सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा आपका सिस्टम रीडिंग में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू कंट्रोल पैनल क्लास. अलार्म की क्लास में क्या हुआ, आपके पासवर्ड की क्लास में क्या हुआ, आपके यूज़र्स की क्लास में क्या हुआ, वो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे. दिस इज़ जस्ट अ होल स्टेट ऑफ योर सिस्टम इन अ कंट्रोल पैनल क्लास. कंट्रोल पैनल की क्लास के अंदर जो आपका सिस्टम की स्टेट्स हैं वो यहाँ पर शो कर दी गई हैं. नाउ कमिंग ऑन टू, दिस वॉज द स्टेट ऑफ वन क्लास. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. सो द स्टेट, what is a state if you want to define it? A set of observable circumstances that characterizes the behavior of a system at a given time. कि भाई ये इनपुट आ गई, अब इस सिचुएशन में सिस्टम की क्या स्टेट है ये बताया जाता है जितने भी सारे ऑब्जर्वेबल सर्कमस्टांसेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए. जितने भी ऑब्जर्वेबल सर्कमस्टांसेज हैं जिनको हम यूज़ केसेस भी कहते हैं कि भाई ये हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दीज एक पर्टिकुलर चीज़ के बाद आपका सिस्टम किस स्टेट में आता है, दैट वुड बी द स्टेट ऑफ योर सिस्टम. देन देयर इज स्टेट ट्रांजिशन. अनदर थिंग इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन. व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन? द मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. दिस इज कॉल्ड अ स्टेट ट्रांजिशन which happened here.
दिस इज़ द स्टेट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब यही होता है चेंज हो जाना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाना। तो रीडिंग की स्टेट से आपका सिस्टम ट्रांजिट हो गया, चेंज हो गया कंपेयरिंग की स्टेट में। दिस इज़ कॉल्ड योर स्टेट ट्रांजिशन। जस्ट सम टर्मिनोलॉजीज जो कि आगे जाकर भी हम रेफ़र करेंगे। So your system was in reading state. This is the state of your system. For example, we are talking about a class, but again, just for an example, this is the state of your system. Then after this, the state of your system becomes this. This is called the state transition. Your state of a system transited, changed, updated from reading to comparing. अब दो चीज़ें हैं जिनको जो कि थोड़ा सा टिपिकल हैं समझने के लिए, और एक है इवेंट और एक है एक्शन। An event is an occurrence that causes the system to exhibit some predictable form of behavior. That is an event. And an action is the process that occurs as a consequence of making a transition. इन दोनों चीज़ों को अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूँ तो जस्ट फॉर द बैक एंड, एक्चुअली इन वर्ड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। इवेंट को हम कह सकते हैं इनपुट, एक्शन को हम कह सकते हैं आउटपुट। So again, reading out, event, an occurrence that causes the system to exhibit some predictable form of behavior. For example, key hit. जब यहाँ पर key hit हो रही थी तो key hit was an input, was an event. This is the event that is happening, key hit. Again, if you see, look at it closely, it is an input. So when a key is being hit, it is the occurrence of an event. एक event हो रहा है, और इस इवेंट के होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट इज़ योर आउटपुट, कि भाई पासवर्ड एंटर हुआ। जब आप की हिट करेंगे तो ऑब्वियसली द पासवर्ड विल बी एंटर्ड। सो द इवेंट इज़ की हिटिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस, ये जिसको एक्शन कहते हैं हम, दैट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ गोइंग टू अकर आफ्टर यू हैव कंडक्टेड एन इवेंट। जब एक इवेंट अकर हो जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, यानी कि उसके बाद जो चीज़ हो रही है अप्लाई, दैट इज़ एन एक्शन, a consequence of making a transition. So आप जब consequence के ऊपर जाएंगे तो it is actually telling you कि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं, क्या ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या आउटपुट आया उससे, that is called an action. So continuing this debate, we would have to make a list of the different states of a system. How does the system behave? So obviously the best thing to do that is to list out the things कि आपका सिस्टम किस किस स्टेट में हो सकता है। आपका सिस्टम रीडिंग स्टेट में हो सकता है, आपका सिस्टम कंपेयरिंग स्टेट में हो सकता है, आपका सिस्टम लॉक्ड स्टेट में हो सकता है, आपका सिस्टम, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव टू लिस्ट आउट द थिंग्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर सिस्टम। देन we would have to indicate how the system makes a transition from one state to another, कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कैसे करेगा, व्हाट विल बी द इवेंट्स जो कि अगर होंगे तब जाकर सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिट करेगा। इट विल इंडिकेट एन इवेंट एंड इट विल ऑल्सो इंडिकेट एन एक्शन, राइट, लाइक आई सेड। सो ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम एन इवेंट टू एन एक्शन and transition will be from a state to another state. Then we will have to draw a state diagram or a sequence diagram. State diagram will be the outer view, and sequence diagram will also show what is happening first and then what's happening and then what's happening. So either way, we are just going to show the state of our system through a diagram. Either that can be a state diagram or a sequence diagram. Now this is your sequence diagram, and in this sequence diagram everything is happening at a given time. This is the sequence diagram of your whole system. It is not just showing you that what states there are, like in this for example class, यहाँ पर सिर्फ आपको ये शो किया जा रहा था क्या क्या स्टेट्स हैं, रीडिंग की स्टेट है, कंपेयरिंग की, लॉक्ड की, सेलेक्टिंग की, इसके अलावा बस इनपुट आउटपुट इवेंट्स एक्शंस दिखाए जा रहे थे। बट इन दिस केस वी आर लुकिंग एट ऑल द क्लासेस, वी आर लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ योर होल सिस्टम फ्रॉम वन थिंग टू द लास्ट। पहली चीज़ से लेके आखिरी चीज़ तक आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ शोन इन दिस सीक्वेंस डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देयर इज़ दिस ब्लैक सर्कल, इफ़ यू कैन सी इट,
this is the initial input, या this is the initial event that is going to occur. What is the initial event जो कि occur होगा? That is system ready. सबसे पहले क्या काम होगा? System will be ready. So पहला event तो ये occur होगा कि system will be ready. It will move to some state of your system. This is your home owner. ये होम ऑनर की क्लास है, इसके अंदर क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. इसी तरह सिस्टम के अंदर, सेंसर्स के अंदर, अलार्म के अंदर, इनके सिस्टम्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीक्वेंस को. लाइक आई सेड कि यूज़ केसेस का एक सीक्वेंस होता है, तो हम इस यूज़ केस का सीक्वेंस देख रहे हैं क्या है. सो सिस्टम इज़ गोइंग टू बी रेडी, देन यू विल एंटर अ पासवर्ड. अब यहाँ से बात शुरू होती है जो कि हमने पिछली स्टेट डायग्राम के अंदर भी देखा कि पासवर्ड एंटर हो रहा है. अब इसके बाद रीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन कह रहा हूँ, स्टेट आ रही. नाउ अगेन इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ द होल, ये जितनी भी इमेज आपको नज़र आ रही है, जो कि अभी मैं आपको कर्सर से थोड़ा सा सर्कल करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी इमेज आपको जितनी भी नज़र आ रही है, ये वही चीज़ है जो कि हमने अभी देखी यहाँ पे. सिर्फ उसका लेआउट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. सो पासवर्ड एंटर, सिस्टम रीडिंग स्टेट में आ गया. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं. कंपेयरिंग की स्टेट में भी हो सकता है, लॉक्ड की स्टेट में भी हो सकता है, सेलेक्टिंग की स्टेट में भी हो सकता है. एंड ऑल ऑफ दीज एरोज आर अगेन डूइंग द सेम थिंग जो कि पिछली जो है वो ग्राफ में कर रहे थे, फिगर में. सेम थिंग, कोई इशू, कोई दूसरी चीज़ नहीं है इसके अंदर. बस ये कि इनमें क्लासेस हमने सारी शो कर दी हैं. So in a sequence diagram, the main difference between a sequence diagram and a state diagram of a class would be that in a sequence diagram you will start from the very beginning. कि एक्चुअली पहले क्या हुआ था. ऐसा तो नहीं है कि की हिट आप कर रहे हो तो उस की हिट से पहले यूज सिस्टम ऑन ही नहीं था, सिस्टम रेडी ही नहीं था. ऐसा तो नहीं है कि जो की हिट कर रहे हो आप, जो कि हमने पिछली इमेज में स्टार्ट की हिट से बात, इस की हिट से पहले क्या इवेंट हुआ था, क्या ये की हिट भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है. तो वो चीज़ हम सीक्वेंस में शो करेंगे कि यस इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम बीइंग रेडी. अगर सिस्टम रेडी होगा तो फिर ये सारे काम हो सकते हैं जो कि आपने पिछली स्टेट डायग्राम में शो किए. दिस इज़ हाउ अ सीक्वेंस डायग्राम इज शोन एंड देयर इज़ नथिंग मोर टू इट. एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम सीक्वेंस डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम्स. नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम जाएंगे, इन चीज़ों को हम बार बार रेफ़र करते रहेंगे, कुछ केस स्टडीज़ भी इसकी देखेंगे. बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर. ये लेक्चर था छोटा सा ही, इसमें हमने सिर्फ डायग्राम्स को डिस्कस करना था, विच वाज ओनली 9 स्लाइड्स. दिस इज़ द मेन थिंग जिस पे हम आज बात करेंगे, एटलीस्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड दैट इज़ रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का अगला स्टेप, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ डायग्राम्स. हमने 2-3 डायग्राम्स देखी. वी डिस्कस्ड अबाउट DFDs, वी डिस्कस्ड अबाउट स्टेट डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम्स, 1-2 के और नाम भी देखे हमने, लाइक डिसीजन टेबल्स वगैरह. बट हाउ आर दीज थिंग्स एसोसिएटेड विद वन अनदर. कम्युनिकेट कैसे करेंगी, क्या जिस तरह से अभी हमने देखा स्टेट डायग्राम किस तरह से सीक्वेंस डायग्राम से कम्युनिकेट या एसोसिएट होती है. इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग इट बाय शोइंग द होल सिनेरियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड. राइट. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ डायग्राम्स कि हाउ विल यू एसोसिएट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ आर दीज थिंग कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. सो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमने इससे पहले डिस्कस करना होगा. अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, नॉट जस्ट सम, अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. सो व्हाट इज़ अ डाटा डिक्शनरी. इट प्रोवाइड्स डेफिनेशंस फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द सिस्टम्स which may or may not include meaning of data flows and stores in DFDs, composition of the data flows, customer address breaks down to street number, street name, city and postcode, composition of the data in stores, details of the relationships between entities. Basically a data dictionary would be something that you will write down to better understand the scenario of your system. जिस तरह अभी हम कह रहे थे ना कि भाई की हिट हो गई. अब की हिट के अंदर एक्चुअली कौन कौन से प्रोसेसेस हैं या एक्चुअली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके स्टेक होल्डर्स हैं. तो की हिट का मतलब क्या है, की का मतलब क्या है.
क्या सिर्फ एक की वो प्रेस करेगा उसको आप हिट कह रहे हैं, या पूरा पासवर्ड एंटर करने के बाद जब वो एंटर की प्रेस करेगा उसको आप की हिट कह रहे हैं? इसी तरह जब आप कह रहे हो कि एक इनरोलमेंट का एक इशू होता है, एक इनरोलमेंट का एक प्रोसेस हो रहा है, तो उसके अंदर स्टूडेंट आएगा और कोर्स आएगा और इनरोल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ दैट स्टूडेंट कंपोज्ड ऑफ? स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का एक नाम होगा। क्या सब स्टूडेंट आ सकते हैं या कुछ स्टूडेंट्स आ सकते हैं? या जो स्टूडेंट आ सकते हैं उनको वैलिडेट किस तरह से किया जाएगा? स्टूडेंट का मतलब क्या है, कोर्स का मतलब क्या है? जो भी चीज़ें आप लेबल करके लिखने वाले हो ना डीएफडी के अंदर या अपनी मुख्तलिफ तरह के डायग्राम्स के अंदर, उनको पहले से डिफाइन करो कि इनका मतलब क्या है। जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, कि आप अगर कहते हो स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या है एक्चुअली, व्हाट आर यू सेइंग, तो अब यू विल टेल कि अच्छा स्टूडेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नंबर, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इनमें से जो भी मुझे लेकर जाना होगा मैं उसको सिर्फ लेबल कर दूंगा, बट यू विल नो कि इस स्टूडेंट का मतलब क्या है। इट इज़ अ डाटा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम डाटा डिक्शनरी के अंदर लिखते हैं। क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर? नेम्स आ सकते हैं, प्राइमरी नेम फॉर ईच डाटा और कंट्रोल आइटम, लाइक आई सेड स्टूडेंट। या डाटा स्टोर रिपोजिटरी जो आप यूज़ कर रहे हो उसका आप कोई नाम रख दो कि भाई ये रिपोजिटरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ ए या बी वॉट एवर। या जो एक्सटर्नल एंटिटी है उसका आप नाम क्या रख रहे हो? नेम्स आपको बताने पड़ेंगे डाटा डिक्शनरी में कि क्या नाम होंगे। एलियसेस आप बताएंगे। एलियसेस का मतलब होता है कि आपने नाम तो स्टूडेंट रख दिया लेकिन उस स्टूडेंट को आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम भी कह सकते हो। या आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, लेट्स से कि आप ये कहते हो कि कोर्स है, कोर्स की क्लास बनाई हुई है, कोर्स की एक एक्सटर्नल एंटिटी है, उसको आप कोर्स भी कह सकते हो, उसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो। तो चीज़ें वो एक ही होंगी, बस आप कभी उसको सब्जेक्ट कह रहे होगे, कभी आप उसको कोर्स कह रहे होगे। तो द अदर नेम इज़ कॉल्ड एन एलियस, अल्टरनेट नेम्स फॉर एवरी डाटा ऑब्जेक्ट। तो जो जो एलियस आप यूज़ करना चाह रहे हो उन एलियस को भी हम यूज़ करेंगे। एलियस इज़ लाइक एन अदर नेम, एन अल्टरनेटिव नेम। कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है और कैसे यूज़ हो सकता है ये भी हम बताएंगे, वेयर यूज्ड एंड हाउ यूज्ड। लिस्टिंग ऑफ प्रोसेसेस दैट यूज़ द डाटा और कंट्रोल आइटम एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। क्या स्टूडेंट आईडी एक प्रोसेस है या सिर्फ एक डाटा है? क्या स्टूडेंट आईडी को होम सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर रहा होगा? नहीं, वो एक इनरोलमेंट वाला काम। क्या आपकी स्टूडेंट आईडी को या आपके स्टूडेंट के पासवर्ड को लॉगिन पेज रीड कर रहा होगा या इनरोलमेंट भी रीड करेगा? सो कब कौन सी चीज़ कहाँ एप्लीकेबल होगी, कब कौन सी चीज़ कहाँ पर यूजेबल हो सकती है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। ये चीज़ हम बताएंगे अपनी डाटा डिक्शनरी एंट्रीज़ के अंदर। इट कैन बी ए स्टोर, इट कैन बी एन एक्सटर्नल एंटिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। इसकी कुछ नोटेशंस भी आती हैं। एक तो नोटेशंस तो हमने ऑलरेडी देख भी ली थी, नोटेशन को हमने उस तरह से स्टडी नहीं किया, बट हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब है इज़ कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। जैसे कि नेम में अगर आप देखो नीचे तो नेम इक्वल्स टू, नेम का मतलब एक्चुअली क्या होगा? क्या नेम का मतलब सिर्फ एक नेम है? बट नहीं, नेम कंपोज्ड ऑफ courtesy title which will be Mr. or Doctor or whatever, then there will be first name, then there can be an optional middle name, then there can be a last name। इन सब चीज़ों की composition को हम कहते हैं name। then there is another notation called plus sign, और इस plus को हम पढ़ते हैं and, राइट। प्लस कर दिया अगर मैंने तो कह दिया एंड, जो कि मैंने कंपोजिशन में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है कि भाई कर्टेसी टाइटल प्लस यानी कि एंड फर्स्ट नेम, देन एंड मिडल नेम, ये सारी चीज़ें मिलके बनेंगी नेम। ब्रेसेस को भी हम यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस को यूज़ करने का तरीका ऑप्शनल का है, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि अगर कोई चीज़ ऑप्शनल है तो हम उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह। अगर कोई चीज़ आइट्रेशन है तो उसको हम इन करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे लाइक दिस। फर्स्ट नेम के अंदर लीगल कैरेक्टर्स आएंगे, तो लीगल कैरेक्टर नहीं आएगा एक, बल्कि कैरेक्टर्स आएंगे, यानी कि ऑप्शनल चलते रहेंगे 1 2 3 4, जितने कैरेक्टर भी आ सकते हैं। मेरे नाम में 6 आते हैं, किसी के नाम में 8 आते हैं, किसी के नाम में 10 आते हैं, तो वो उतनी दफ़ा चलता रहेगा। इट इज़ एन आइट्रेशन ऑफ रीडिंग द कैरेक्टर। देन देर इज़ स्क्वायर ब्रैकेट विच शोज सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव्स, यानी कि इसमें हम एलियसेस शो करेंगे। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेसिकली आप ये बता रहे हो कि ए से जी तक के लिए, या ए और जी के अलावा आप कोई भी यूज़ कर सकते, ए और जी आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ जो है, जो कि एक बार आपको नज़र आ रही है, इट सेपरेट्स अल्टरनेटिव चॉइसेस इन द दिस कॉन्टेक्स्ट। सो अगर इस पूरी इस चीज़ को देखा जाए और ऊपर वाली अगर आप चीज़ें पढ़ें तो कैन यू टेल मी इन जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कि इस पूरी
सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। इसके अलावा एक दो और भी हैं, खैर स्टैटिक अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट विल बी अ कमेंट, एट अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट विल बी एन आइडेंटिफायर फॉर स्टोर, जो आपकी रिपोजिटरी होगी। सो इन चीज़ों का यूजेज हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, इट्स जस्ट शोइंग ऑफ रिपोजिटरी, बट टेल मी कि इस चीज़ का मतलब क्या है। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ है तो वी आर एक्चुअली टेलिंग कि इसके अंदर से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। अब वो जो चीज़ें हैं जिनके अंदर से आप कोई एक चीज़ ले सकते हो, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ये वाली चीज़ इस्तेमाल करोगे, इस बार सिंबल को। कि भाई अगर मैं कहता हूँ ए या बी दोनों में से कोई एक यूज़ करना है तो मैं ए बी दोनों को लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन ए और बी दोनों के दरमियान ये सेपरेटर लगाऊंगा। तो इस पूरे जुमले का क्या मतलब हुआ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, टेल मी दिस। यस प्लीज़, एनीवन समझने की कोशिश कर रहे हैं या हैं ही नहीं क्लास में। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम व्हाट, लाइक कर्टेसी टाइटल को कंपोज किया है किसने। कर्टेसी टाइटल इज कंपोज्ड ऑफ मिस्टर या फिर मिस या फिर मिसेस या फिर मिस या फिर डॉक्टर या फिर प्रोफेसर। इन सब में से कोई एक चूज़ करना है, जिसकी वजह से मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ओके, सईद मोहम्मद शाह का जवाब सही है। ही इज सेइंग कि एक्चुअली हम इसको देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से हमने कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। उसमें या तो आप कैपिटल ए से कैपिटल जेड के दरमियान जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें, या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जी तक कोई भी एक सेलेक्ट करें, या फिर 0 से 9 तक कोई भी एक सेलेक्ट करें, या फिर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी सेलेक्ट करें, या फिर सिर्फ इस साइन को सेलेक्ट करें, या फिर कुछ नहीं सेलेक्ट करें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं और सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, सो these are some of the notations that will be used in data dictionary. Then we are coming back to process specification, जो कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था when we were discussing DFTs. So process specification is now what? All bottom level processes are specified. पहली बात तो ये है कि bottom level के जितने भी processes होंगे, these processes will be specified. Specified का मतलब यही है कि they will be written in some form, कि भाई what is actually the process, उसको लेबल कर दिया जाएगा। द स्पेसिफिकेशंस में बी अनस्ट्रक्चर्ड, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि या तो वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में कहा जाएगा, या फिर पोस्ट प्री या पोस्ट कंडीशन के तौर पे बताई जाएगी, या डिसीजन टेबल के तौर पे बताई जाएगी। ये दो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस नहीं की हैं, सो लेट्स जस्ट डील विद दैट एज जस्ट वर्ड्स। We need to be more formal and specific than normal English. This is where it gets very tricky. We can't just write simple English sentences and expect everyone that will read our process specification to understand what we meant to do. So we would have to be a little more formal. जो notations हैं हम उन्हीं को यूज़ करें। कोई भी चीज़ ऐसी ना छोड़ें हम जो कि ट्रिवियल हो। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ ट्रिवियल है तो हम उसको छोड़ें ना। वी कांट जस्ट से कि भाई प्राइम नंबर होगा अगर तो वो जो है वो आपका होम सिक्योरिटी सिस्टम काम करेगा, वरना नहीं। यू वुड हैव टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। क्या आप प्राइम नंबर उसी चीज़ को कह रहे हैं जिसको मैं प्राइम नंबर समझता हूँ, या आपकी कोई अलग डेफिनेशन है। सो यू वुड हैव टू बी अ लिटिल मोर फॉर्मल देन इंग्लिश लैंग्वेज। Need to be easily understandable by the user, not get too carried away with the process specification to be in a formal language. And also it should not impose arbitrary design or implementation decisions.
कुछ इम्पोज नहीं किया जा सकता इसके अंदर, आर्बिट्रेरी डिज़ाइन इम्पोज नहीं किया जा सकता। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्क्रीट, कि आप कोई भी चीज़ रैंडमनेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते इसके अंदर। जो आपका डिसीजन है इम्प्लीमेंटेशन का उसको उसी तरह रखें, ऐसा ना करें कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो आप जिसको कहते हैं कि रैंडमनेस के ऊपर छोड़ दें कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा होना चाहिए। नहीं, आप बताएं कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा कैसे होना चाहिए। या एवरीथिंग इज़ विजिबल। सो this is how the process specifications, guidelines or rules will work. Moving on now, this is a DFD. This is your context level diagram, which is also a level 0 diagram. इन दोनों चीज़ों को हमने एक ही कहा है, इन दोनों को हम अलग नहीं कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कह लें या लेवल 0 DFD कह लें, इट्स द सेम थिंग। बट ये लेवल 0 से भी एक पीछे एक लेवल का बता रहा है आपको। तो लेट सपोज कि भाई हम प्रोसेस का नाम भी नहीं दे रहे एंड जस्ट शोइंग कि भाई 3 इनपुट आएंगी आपके सिस्टम के अंदर, दैट्स इट। तो अब लेवल 0 के ऊपर ये बता रहा है कि 1 2 3 4 प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस होंगे, ये इनपुट आएगी। यहाँ से फिर हम लेवल 1.2 के ऊपर भी जाते हैं। हमने ये थोड़ी बात डिस्कस की थी किसी क्लास के अंदर, आई डोंट नो आपके सेक्शन में हुई थी या नहीं, बट देयर कैन बी इन बिटवीन लेवल्स एज वेल। लेवल 0.1 भी हो सकता है, लेवल 1.2 भी हो सकता है, लेवल 6.5 भी हो सकता है, इफ़ यू थिंक कि देयर कैन बी अनदर लेवल बिटवीन लेवल 7। ठीक है, सो अब पॉइंट्स के अंदर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जस्ट एन आइडिया कि भाई फॉर एग्जांपल ये इस तरह से लेवल चल रहा है, दिस इज़ द ये चीज़ है जिसको हम देखेंगे, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन फॉर दिस डाटा फ्लो डायग्राम। फॉर एग्जांपल 2.3 जो आपका प्रोसेस है, इसकी स्पेसिफिकेशन हम देना चाह रहे हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन हम इस तरह से देंगे, जो कि अभी यहाँ पर लिखी हुई है PDL के अंदर, प्रोसेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम सूडो कोड भी कहते हैं, जस्ट लाइक अ कोड, कि भाई दिस इज़ द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन ऑफ लेवल 2.3, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर दिस इज़ इक्वल टू दिस देन डू दिस, अदरवाइज डू दिस, और इसके बाद एंड ऑफ द स्पेसिफिकेशन। दिस इज़ इन सूडो कोड लैंग्वेज, इन प्रोसेस डेफिनेशन लैंग्वेज। इसी चीज़ को हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में भी कह सकते हैं, सबसेट ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजेज। इट इज़ अनदर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज पैराडाइम कह लें उसको, या एक लैंग्वेज का तरीक़ेकार है, that tells you that you will have to tell things in English but with some restrictions. You can tell things in English but with some restrictions, क्योंकि अगर वो restrictions नहीं होंगी तो it would be hard to identify कि actually what is going to happen. Each sentence must be as follows. For example, if there is an algebraic expression या equation, it can be written like this, right? It cannot be written like x in English is equal to braces y is multiplied by या times, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे। An algebraic expression should be in algebra. स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, बट अगर हम सिंपल इंग्लिश की बात करें तो ऑब्वियसली ये इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है। इंग्लिश का सेंटेंस होगा x इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस y टाइम्स पैरेंथेसिस z प्लस 2, इस तरह। But this is an algebraic equation which can also be used in a structured English, not just your simple English. या फिर consist of a simple imperative sentence with a verb and an object। या तो simple आप बात करें, उसमें आप subjects बताएं, जो important चीज़ें हैं basically वो बताएं, that is your structured English. Like for example, I have a book, या for example I write a sentence जिसको कहें कि you would have to display the result to the screen, but इन सब चीज़ों के अंदर you would have to, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है। काम की सिर्फ ये है कि display results to screen. So it can be imperative. Imperative means कि requesting form में या एक जो है वो order की form में हम जुमले को कहेंगे, right? You would have to नहीं कहेंगे, you will have to नहीं कहेंगे, after this the program will, इस तरह के जुमलों को हम अवॉइड करेंगे and we will just start with the imperative sentence, imperative verb, do this thing. You would not have to define the whole thing in English language. So display results to screen, read next order, can use. Now obviously can से पहले क्या आएगा, the system,
the system in this state, the system after reading the input, whatever. But the system can use, can से हम बात start करेंगे, can use, if then else, can use, can use loop, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप सिस्टम की एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड इन द एनालिसिस, जो कि डाटा डिक्शनरी हम जिसको कहते हैं. ऑब्जेक्ट आप उसमें ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होंगे, अब आप सिर्फ उनको लिखेंगे. तो अगर आप लिखते हैं कि भाई नेक्स्ट ऑर्डर रीड करना है, तो व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्डर, तो इसको आप पहले से बता चुके होंगे कि ऑर्डर का मतलब क्या है इन योर डाटा डिक्शनरी. इसमें कुछ एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर जो कि हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, और वी वुड ट्राई कि हम उसी वर्ड को यूज़ करें. जैसे कि वी कैन रीड गेट, रीड, इन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू शो एन इनपुट. रीड अ वेरिएबल, गेट स्टूडेंट आईडी, राइट. इनपुट का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इन ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज वी विल ट्राई टू बी स्पेसिफिक विद द वर्ड जो कि हम कहना चाह रहे हैं. गेट या रीड, इनपुट भी हम कह सकते हैं, राइट. इसी तरह पुट कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं इन ऑर्डर टू शो द आउटपुट. फाइंड का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, हम सर्च का भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगेन वही बात कि आपने वर्ड्स को डिफाइन कर दिया, अब आप इन्हीं को एक्सेप्टेबल वर्ड्स लेंगे. इनके जितने भी सिनोनियम है हम उनको एक्सेप्टेबल नहीं समझेंगे. हम सर्च का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम फाइंड का वर्ड यूज़ करेंगे. हम ऐड का वर्ड यूज़ करेंगे, प्लस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. हम सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ करेंगे, माइनस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. हम मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ करेंगे, टाइम्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. थिंग्स लाइक दैट. डिलीट का वर्ड यूज़ करेंगे, वैलिडेट का, सेट का, सॉर्ट का, इस तरह के हम वर्ड यूज़ करेंगे. दीज आर दी एक्सेप्टेबल वर्ड्स इन आवर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. So let's suppose there is a process of calculating tax rate. ये structured English के अंदर उसकी process specification. Now bear in mind it is written in a process definition language as well. It is written in a pseudo code form, one by one, step by step form में. But again उन step by step के अंदर words कौन से use हो रहे हैं? That is from structured English, which is if goods are taxable. अब टैक्सेबल का मतलब क्या है ये मैं बता चुका हूँ अपनी डाटा डिक्शनरी के अंदर. गुड्स का मतलब क्या है बता चुका हूँ. इफ़ का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ. इफ़ गुड्स आर टैक्सेबल तो हमने क्या करना है, वी विल डू केस. कौन सा केस हम करेंगे? एनी वन ऑफ दीज केसेस. नंबर वन केस इज गुड टाइप्स इक्वल्स टू फूड. नाउ गुड टाइप इक्वल को भी हम देख चुके हैं कि इक्वल का मतलब क्या है, इज कंपोज्ड ऑफ. अगर आपकी गुड्स टाइप इज कंपोज्ड ऑफ फूड, अगर आपकी गुड्स टाइप यानी कि जो आप सामान लेकर जा रहे हैं वो फूड है, तो सेट अगेन वर्ब जो कि हम कह चुके हैं कि हम अपने एक्सेप्टेबल वे में रखेंगे. सेट टैक्स रेट टू ज़ीरो, कि इस सिचुएशन में आपका जो टैक्स रेट होगा दैट विल बी ज़ीरो. अगेन इफ़ गुड टाइप्स इक्वल्स टू व्हीकल, अगर गुड टाइप्स जो आपकी गुड्स हैं उसकी टाइप व्हीकल है यानी कि वो कंपोज हुई हुई है व्हीकल से, तो in that case the set tax rate will be 20, in this type it will be 40, otherwise it will be 15 and this is the end of your case. अगर ऐसा है कि goods taxable हैं ही नहीं तो हम क्या करेंगे, we will write tax not applicable, again write acceptable verb, यानी कि हम आउटपुट देंगे tax not applicable to results. Results is a data storage repository. सो अगर ऐसा नहीं है तो हम ये लिख देंगे कि टैक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दिस रिजल्ट, जो भी आपके गुड्स थे उसके अंदर डाटा रिपोजिटरी के अंदर. लेकिन अगर टैक्सेबल हैं तो उनमें से कोई एक केस होगा और उसका टैक्स रेट जो है वो हम सेट कर देंगे. दैट इज़ योर एंड इफ. अब एक थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड प्री एंड पोस्ट कंडीशंस. इट डिस्क्राइब the process without specifying the algorithm. ये जो हमने यहाँ पे algorithm लिखा है ना, इसको लिखने के बजाय अब हम सिर्फ प्रोसेस के ऊपर चलते हैं. हमें पता लग गया कि प्रोसेस को स्पेसिफाई कैसे करना है, हमने लिख दिया कि भाई इसको हम सूडो लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस तरह. बट नाउ कमिंग बैक टू कि वी वुड हैव टू डिफाइन द प्रोसेस विदाउट स्पेसिफाई. हम एल्गोरिदम के ऊपर अब नहीं जा रहे, अब हम प्रोसेस के ऊपर आते हैं सिर्फ. It is a useful approach when we need to get away from existing method of performing the task. जो कि हम काम कर रहे हैं अभी उसकी डिटेल में जाने के बजाय हम सिर्फ टास्क के ऊपर रहते हैं कि क्या टास्क है हमारा, एनरोलमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज़ योर टास्क. देयर मे बी मैनी पॉसिबल algorithms to use.
अल्गोरिदम्स तो आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इनरोल करने के लिए, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द टास्क इज़ ऑफ एनरोलमेंट. You want to let the implementer explore the values of the various algorithms. हम ये चाहते हैं कि हम डिज़ाइन बता दें, बट इतनी डिटेल में हम स्पेसिफिकली तो बता दें, बट इसके ऊपर भी लिबर्टी छोड़ देंगे डेवलपर जो चाहे वो करें, लेकिन काम ये होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस व्हीकल वाली चीज़ को भी तो पहले लिख सकता था, फूड वाली को मैं बाद में लिख देता, क्लोथ्स वाली को मैं बाद में लिख देता, या ऐसा हो सकता था कि मैं ये केस ही इस्तेमाल ना करता, मैं इफ एल्स इस्तेमाल कर लेता. दैट इज़ अप टू द प्रोग्रामर, बट दिस इज़ जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ योर प्रोसेस. तो अगर हम इन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहते तो वी विल यूज़ प्री एंड पोस्ट कंडीशंस, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वेरी यूज़फुल टेक्निक. व्हाट आर प्री कंडीशंस? अच्छा, इसको इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले इस चीज़ को समझ लें कि एक्चुअली है क्या, फिर इनको मैं रीड आउट करता हूँ. प्री कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इस डिटेल में ही नहीं जाती कि क्या इनपुट है, उस पर क्या प्रोसेस होगा, उस पर कौन कौन से केसेस लगेंगे, अगर ये है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा. प्री कंडीशन का मतलब ये है कि एक सर्टेन प्रोसेस अप्लाई करने से पहले सिस्टम की स्टेट क्या होनी चाहिए. दिस इज़ योर कंडीशन कि भाई ये प्रोसेस अप्लाई तब होगा जब ये सारे काम हो चुके होंगे. तो अगर ये सारे काम हो चुके हैं तो ये प्रोसेस अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये प्रोसेस काम नहीं करेगा. दैट इज़ द कंडीशन. प्री कंडीशन यानी कि द कंडीशन बिफोर द प्रोसेस. नाउ रीडिंग इट आउट, इट डिस्क्राइब्स what must be true या what must happen before the process begins its operation. प्रोसेस अपना काम शुरू करने से पहले जो चीज़ें वैलिडेट करेगा, दैट आर योर प्री कंडीशंस. हम इसमें नहीं जा रहे कि वो काम कैसे होंगे, बट वी जस्ट वांट कि वो काम हो जाए, राइट. इसी इनरोलमेंट वाली एग्जांपल को रहते हैं. अगर मैं एज अ टीचर अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको एक क्विज कंडक्ट करना है या कोई आपको असाइनमेंट देनी है एलएमएस के ऊपर, द प्री कंडीशन वुड बी कि आप कोर्स में इनरोल हो चुके हों. अगर मुझे आपसे कोई असाइनमेंट लेनी है तो आप कोर्स में इनरोल हो चुके. दिस इज़ माई प्री कंडीशन ऑफ टेकिंग एन असाइनमेंट. नाउ वो काम कैसे हो रहा है, इनरोलमेंट कैसे की जाती है, और आप किस तरह से फ़ीस पे करते हैं और फिर कोर्सेज में आके इनरोल होते हैं, और फिर ये काम, इससे कोई गर्ज नहीं है असाइनमेंट का. असाइनमेंट का काम सिर्फ ये है कि उसके लिए एक प्री कंडीशन है कि द स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल इन द कोर्स, दैट्स इट. या हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हों. सो दीज आर द कंडीशंस विच विल बी नोन एज प्री कंडीशन फॉर अ प्रोसेस. इसके कुछ पार्ट्स हैं. व्हाट इनपुट्स मस्ट बी अवेलेबल, क्या इनपुट्स होनी चाहिए. व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट्स एंड और विद इन आउटपुट्स. व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट्स एंड डाटा स्टोर्स. what relationship exists between different type of stores or within a single store, different type of classes. ये सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, इन इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिफाइन करेंगी कि आपकी प्री कंडीशंस क्या हैं. जिस तरह से मैंने कहा ना, स्टूडेंट इनरोल हो चुका हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इनरोलमेंट बीइंग डन. क्या ये एक प्रोसेस है? क्या वो आपको कैसे पता लगेगा कि वो इनरोल हो गया है या नहीं? क्या आप किसी डाटा स्टोर को एक्सेस करोगे? आपका क्या रिलेशनशिप है उस डाटा स्टोर से, स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप होगा उस डाटा स्टोर से. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्री कंडीशन को डिफाइन करेंगी. अगर इनमें से कोई एक दो चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल डाटा स्टोर की एप्लीकेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो इवन इफ स्टूडेंट एनरोल हुआ हो, आपकी प्री कंडीशन क्या पूरी हो गई? नहीं. आपको डाटा स्टोर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है या नहीं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्री कंडीशंस ऑफ अ प्रोसेस. सिमिलरली पोस्ट कंडीशंस, पोस्ट कंडीशन क्या कहती हैं? बिल्कुल वही चीज़ जो कि अभी हमने प्री कंडीशन में देखी कि डिस्क्राइब व्हाट मस्ट बी ट्रू बिफोर द प्रोसेस बिगिंस ऑपरेटिंग, एंड पोस्ट कंडीशन इज, सॉरी, पोस्ट कंडीशन इज व्हाट मस्ट बी ट्रू व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड. जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर फिर क्या ट्रू होना चाहिए. यानी कि प्रोसेस, हम कैसे कहेंगे कि आपने जो प्रोसेस किया है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए. असाइनमेंट मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट से, तो असाइनमेंट लेने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए. उसके पास सबमिशन ऑनलाइन होनी चाहिए, उसके पास सबमिशन फिजिकल होनी चाहिए, किस तरह की सबमिशन होगी, उसके कितने मार्क्स होंगे. ये सारी चीज़ें ट्रू होंगी तब मैं कहूँगा कि ओके आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है.
अगर आपकी असाइनमेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास आती ही नहीं है, मैंने कोई नंबर्स ही असाइन नहीं किए, मैंने आपको कोई प्रॉब्लम सेट ही नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आप असाइनमेंट के प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते. दिस इज़ द थिंग एक्चुअली वेयर इट कम्स इनटू प्ले कि पोस्ट कंडीशन एक्चुअली आपको ये बताती है कि एक प्रोसेस सही तरह से हुआ है या नहीं. ये चेक करने के लिए देयर विल बी सम कंडीशंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोसेस विच विल वैलिडेट कि आपका प्रोसेस सही से कंप्लीट हुआ है या नहीं. द आउटपुट्स दैट विल बी जनरेटेड बाय द प्रोसेस वी विल चेक दैट. द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज़, क्या जो इनपुट आई थी उसी पे काम हुआ, क्या वो इनपुट्स कहीं स्टोर हुई, क्या वो उन आउटपुट्स को कहीं से सही से स्टोर कर दिया गया, क्या इनपुट्स जहाँ से रीड की गई थी उनको इन्फॉर्म कर दिया गया, क्या उनकी चीज़ को प्रोसेस कर लिया गया है. All of these things are known as post conditions. We can't say that a process has been done 100% unless all the post conditions are fulfilled, right? So just being a little more uh, precise on it, a precondition is the conditions are the conditions that asks that what should be true before a certain process needs to be initiated, and the post conditions are the conditions that needs to be true in order to check या फिर validate that a certain process has done its work 100%. अगर एक प्रोसेस ने अपना काम पूरा कर दिया है तो हाउ विल वी चेक कि उसने पूरा काम कर दिया है. वी विल यूज पोस्ट कंडीशन. देयर विल बी अ सेट ऑफ कंडीशंस. इफ दोज आर ट्रू देन वी कैन से कि ओके इस प्रोसेस ने अपना काम 100% कर दिया है. Similarly, there will be a set of conditions which should be true in order to know कि क्या ये process हो सकता है या नहीं. These are called pre and post conditions. इसकी example अगर हम लेते हैं तो this is the example. uh, right. Process specification, it computes computing of sales tax, वही example जो कि अभी हमने देखी. The precondition 1 is that sale data occurs with item type matching and item category is tax categories. रिपोजिटरीज की बेसिकली बात हो रही है कि आपका सेल डेटा जो है वो अकर होना चाहिए आइटम टाइप के साथ, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि भाई अगर आइटम टाइप फूड है तो फिर कितना होना चाहिए टैक्स, अगर आइटम टाइप व्हीकल है तो फिर कितना होना चाहिए. तो आपको जो डेटा है वो आइटम टाइप के साथ मैच होना चाहिए, और आइटम कैटेगरी जो है इट विल बी इन टैक्स कैटेगरीज. अब पोस्ट कंडीशन क्या है इस पूरे प्रोसेस के लिए, जब टैक्स रेट असाइन हो जाएगा इसकी पोस्ट कंडीशन ये है कि सेल्स टैक्स इज सेट टू सेल अमाउंट इनटू टैक्स रेट. अब सेल अमाउंट जो है या सेल टैक्स जो है, सेल्स टैक्स, ये कब होगा आप अप्लाई, इस पूरी चीज़ को ट्रू होने के लिए, इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट होने के लिए क्या चाहिए, इसको सेल्स टैक्स चाहिए कि भाई टैक्स रेट आपका लगा कितना. ये जो टैक्स रेट आपको नज़र आ रहा है, व्हीकल के ऊपर 20 है, फूड के ऊपर 0 है फॉर एग्जांपल, तो ये टैक्स रेट आपका कितना लगा ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस इज़ योर पोस्ट कंडीशन कि यू वुड हैव टू हैव दिस थिंग. अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके सेल्स टैक्स में ये वैल्यू नहीं आ सकी किसी वजह से, इसका मतलब है कि आपने टैक्स रेट सही से असाइन नहीं किया. ठीक है. सो इसी तरह अगर प्री कंडीशन नंबर 2 सेल्स डेटा विद आइटम टाइप नॉट मैचिंग अगर होता है और आइटम कैटेगरी इन टैक्स कैटेगरीज नहीं होती है, तो को कंडीशन क्या आ जाएगी कि भाई एरर मैसेज. दिस इज योर पोस्ट कंडीशन, दिस विल बी योर आउटपुट कि भाई अगर एरर मैसेज आ गया है तो इसका मतलब है कि योर कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड. अंडरस्टूड. अब डिसीजन टेबल के ऊपर आते हैं. आई थिंक हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को. डिसीजन टेबल्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड होपफुली, बल्कि इट वुड बी वेरी गुड, इट शुड बी डन दैट इन नेक्स्ट वीक्स क्लास देयर विल बी अ क्विज ऑफ सम सॉर्ट. सो एलएमएस के अभी तक भी अगर कोई इश्यूज थे तो उसको जाकर वेरीफाई करवा लें. एलएमएस के ऊपर क्विज होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, एंड दैट क्विज विल बी द क्विज, फर्स्ट क्विज. और थोड़ा सा एलॉबरेट क्विज हम रखेंगे वो, क्योंकि काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं और क्विज हमारा अभी तक एक भी नहीं हुआ. एक मैंने स्टार्ट किया था क्विज लेना आपकी फिजिकल क्लास में, बट ऑब्वियसली फिजिकल भी ख़त्म हो गई हैं तो वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. सो बेयर इन माइंड कि हमारे क्विजेज होंगे और हम नेक्स्ट वीक की क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्विज. सो एलएमएस के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो अभी सॉल्व करवा लें. यू वुड ऑल हैव टू बी इनरोल्ड ऑन एलएमएस. एलएमएस के ऊपर मैंने सेल्फ इनरोलमेंट ओपन की हुई है. स्टिल यू कैन इनरोल योर सेल्फ
in the courses if you are not already, and just bear in mind कि उसी सेक्शन में आपने enroll होना है जिस सेक्शन के आप स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा किसी दूसरे सेक्शन में नहीं. एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे काइंडली CR भेज दें. आई थिंक सैयद मोहम्मद शाह अवेलेबल थे अभी, तो वो मुझे काइंडली आप भेज दें, एंड देन देयर विल बी, देन आई विल डिसमिस द क्लास. सो द क्लास इज़ बेसिकली डिसमिस. थैंक यू वेरी मच. बस मुझे अटेंडेंस जो है वो सेंड कर दें. अजहरुद्दीन कुछ कहना चाह रहे हैं. जी अजहर. सर वो आपने असाइनमेंट दिया सर, उससे ना सर वो कितना पेज बना होगा सर? असाइनमेंट तो 1. लिखा हो नहीं सर, असाइनमेंट सेकंड सर. सेकंड असाइनमेंट. अच्छा सही, अच्छा याद दिलाया आपने. असाइनमेंट सेकंड भी मैंने दे दी है. प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो, बट प्लेजरिज्म उसमें चेक नहीं हो सकेगी ऑब्वियसली, क्योंकि टर्निटिन पे स्टूडेंट्स सब इनरोल नहीं हो पाए. तो देयर विल बी ओनली वन सबमिशन दैट विल बी ऑन ईमेल. तो सबमिशन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ईमेल के ऊपर आपने सबमिट करवानी है वो असाइनमेंट. ओके. ओके. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी सुन लें सब स्टूडेंट के, काइंडली सब्जेक्ट्स वगैरह जो मैंने आपको ईमेल पर जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखें. अब मैं आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट भी जब चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, क्योंकि एक ही ईमेल के ऊपर आपने डाटा स्ट्रक्चर डिस्क्रीट की भी भेजी हैं और उसकी भी मैंने सबमिट की हैं. तो इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई. किसी स्टूडेंट ने एक ही ईमेल में दोनों असाइनमेंट्स भी सेंड कर दी हैं. सो इट्स वेरी मच वर्क फॉर मी कि मैं आइडेंटिफाई करता फिरूँ कि अब कौन से स्टूडेंट की कौन सी असाइनमेंट है. इसी वजह से मैंने सबमिशन इंस्ट्रक्शंस लिख के दी थी, वरना मैं सबमिशन इंस्ट्रक्शन भी ना लिखूँ, सिर्फ आपको प्रॉब्लम सेट दे दूँ. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू ऑल द थिंग्स जो कि सबमिशन इंस्ट्रक्शन में लिखी गई हैं. सब्जेक्ट भी वही लिखें, जो फाइल कही गई है वही लिखें. अलग अलग फाइल सेंड करें, अपना रोल नंबर सही से लिखें, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड. अब्दुल बासित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा आपके सब्जेक्ट में, एससी के सब्जेक्ट में सर इन्वॉल्व नहीं हुआ हुआ. नहीं हुआ हो? कर लेना फिर सेल्फ इनरोलमेंट. सर उसके लिए की चाहिए होती ना वो. की मैंने आपको बताई हुई है, पिछले लेक्चर्स निकाल कर देखें या अपने CR वगैरह. CR ज़रा इनको बता देना यार, ये मुझे याद भी नहीं है क्या है. मैंने ईमेल भी की थी हालांकि सबको, बट CR काइंडली इनको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि क्या है और किस तरह हम कर सकते हैं. ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच. सबमिशन डेट 30 अक्टूबर आ रही है किस चीज़ की मोहम्मद असद? टर्निटिन पर नहीं करनी सबमिट, सिर्फ ईमेल पे करनी है. द फाइनल डेट इज़ नवंबर 29th. आपके पास 10-12 दिन हैं इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए. किस चीज़ की सबमिशन डेट 30 अक्टूबर आ रही है भाई? मुत्ताहिर इमाम पूछ रहे हैं कि प्री एंड पोस्ट कंडीशन आर जस्ट द सेम एज यूज केसेस. नो, दीज आर नॉट same as use cases define the whole scenario of your system when a certain operation is being performed. कंडीशंस के वर्ड से आप समझ लेना. प्री कंडीशन का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन या एक सेट ऑफ ऐसी कंडीशंस जो कि बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि क्या काम होना चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ प्रोसेस. एक प्रोसेस होने के लिए क्या क्या काम पहले से हो जाने चाहिए. अगर वो सारी चीज़ें हो रही हैं, दोज आर कॉल्ड योर प्री कंडीशन. एंड एक सर्टेन काम होने जाने के बाद क्या क्या चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड योर पोस्ट कंडीशन. थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा इन स्लाइड्स को जाकर, तो इट विल बी, आई होप के अ लिटिल मोर क्लियर इन योर माइंड. थैंक यू वेरी मच. दैट्स अबाउट इट. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.